मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों को यही सलाह देता है। वो कहता है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो सबसे पहले तो उस गड्ढे को और खोदना बंद कर दो। बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। वे सवाल पूछने के बजाय कॉपी करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण वही दोहराते जाते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के थॉट कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आपका घर आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ज्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज्यादा एग्जेम्पशन मिलेगी। सेफ जॉब खोजो, गलतियां मत करो, रिस्क मत उठाओ, वगैरह वगैरह। ऐसा भी कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज होती है भीड़ के सामने बोलने का डर। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूंढते। इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी कहा करते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे, क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे हुए होते हैं। ये किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है, जैसे गेम में, रिलेशनशिप में, करियर में, पैसों का डर, समाज से कट जाने का डर। और इन्हीं कारणों से लोग लीक पर चलते रहते हैं और समाज की एक्सेप्टेड बिलीफ या पॉपुलर ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाते। आपका घर एक असेट है, कड़ी मेहनत करो। प्रमोशन का सवाल है, एक दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड सेफ हैं। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम की कॉपी करने के कारण पैसे की बहुत सी प्रॉब्लम पैदा होती है। कई बार हम सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है और हमें अपने डर के बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी से सोचना चाहिए। जब माइक और मैं 16 साल के हुए तो हमें स्कूल में प्रॉब्लम आने लगी थी। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम सिर्फ अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उसके डैडी के साथ बैठे रहते थे जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट, ब्रोकर, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉइज के साथ डिस्कशन करते थे। माइक के डैडी ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वे पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे लोग उनकी एक आवाज पर दौड़े चले आते थे और उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इस आदमी ने खुद के दम पर सोचा और फैसले किए। उन्हें इन शब्दों से चिढ़ होती थी, हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसी तरह से करते हैं। वे नहीं हो सकता, इन शब्दों से भी बहुत चिढ़ते थे। अगर आप हमसे कोई काम करवाना चाहते थे तो आपको बस इतना ही कहना था, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। माइक और मैं उनके साथ रहकर जितना सीखे उतना हमने स्कूल के बिताए सालों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास स्कूल की एजुकेशन तो नहीं थी, पर उनके पास पैसे की नॉलेज थी और इसी कारण वे सक्सेसफुल भी थे। वे हमें बार बार बताया करते थे कि एक समझदार आदमी अपने से ज्यादा समझदार लोगों को जॉब पर रख सकता है। इसीलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सीखने का फायदा मिला। पर इसके कारण माइक और मैं दोनों ही उस सोशल बिलीफ के साथ नहीं चल पाए जो हमारे टीचर हमें सिखाते थे और इस वजह से कई प्रॉब्लम्स पैदा हो गईं। जब कोई टीचर कहता था कि अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो माइक और मैं अपनी भवें चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पेटे ढर्रे पर चलने को कहा जाता था और रूल्स को फॉलो करना सिखाया जाता था तो हमें यह लगता था कि स्कूल की एजुकेशन दरअसल क्रिएटिविटी का गला घोंट देती है। हम अमीर डैडी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाया गया है ताकि वहां अच्छे एम्प्लॉय तैयार हो सके, न कि अच्छे मालिक।
कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो असल जिंदगी में कितना काम आएगा, या हमें पैसों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरे सवाल का अक्सर जवाब मिलता था कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज्यादा जानते जाते थे, अपने टीचर्स और साथ पढ़ने वाले बच्चों से उतना ही दूर होते जाते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इस बात पर हैरत होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, पर हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर बहस होने लगी थी। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरी मम्मी डैडी से अच्छी हो चुकी थी। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स अकाउंटेंट्स, कॉर्पोरेट अटॉर्नी, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स वगैरह की बातें सुनता था। मेरे डैडी टीचर्स से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों है। इस बात को लेकर हम लोगों में बहस हो गई जब मैंने उन्हें यह बताया कि घर हमारे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है। अपने अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी के विचारों में कितना फर्क था। एक डैडी के हिसाब से उनका घर एक असेट था, जबकि दूसरे डैडी के हिसाब से ये एक लायबिलिटी थी। घर के साथ साथ उससे जुड़े कुछ दूसरे खर्च भी बढ़ जाते हैं, यानी अदर एक्सपेंसेस। एक ज्यादा बड़े घर का मतलब था और ज्यादा खर्चा। इसका मतलब था कि कैश फ्लो खर्च के कॉलम से होकर गुजरता रहता था। आज भी लोग मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर असेट क्यों नहीं होता। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है, और इसीलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस पॉपुलर बिलीफ को देखने का एक और नजरिया दिखाना चाहता हूं। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने के बारे में सोचते हैं, तो हम जानते हैं कि ये एक असेट नहीं होगा, बल्कि एक लायबिलिटी होगी, क्योंकि इससे हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा। तो ये रहा मेरा तर्क। हालांकि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक इमोशनल चीज होती है, और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे की समझ को हरा देती हैं। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है कि पैसा हर फैसले को इमोशनल बना देता है। एक, जब घर की बात आती है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं, जिसके वे कभी पूरी तरह से मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं, और हर बार पहले मकान के लिए जो वो कर्ज लेते हैं, उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज हो जाता है। 2, हालांकि लोगों को होम लोन की पेमेंट पर इंटरेस्ट के लिए टैक्स में छूट मिलती है, पर वे अपने अदर एक्सपेंसेस के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले रुपए का इस्तेमाल लायबिलिटीज लेने में ही करते हैं, अपनी मॉर्टगेज पूरी तरह चुकाने के बाद भी। 3,